देखो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ में हमारे तीन पैरामीटर होते हैं, एक होती है हमारी करंट, दूसरा होता है हमारा रेजिस्टेंस और तीसरा होता है हमारा वोल्टेज। जो ओम्स लॉ में हम वेरीफाई करते हैं तो उसमें क्या वेरीफाई करते हैं, करंट और रेजिस्टेंस और वोल्टेज का रिलेशन क्या है। करंट बढ़ रही है तो हमारा रेजिस्टेंस का क्या है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है। तो हमारा इक्वेशन होती है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो हमारी करंट का मान भी बढ़ेगा। तो इसके टर्म में हम एक यहाँ पे देखते हैं आर को कांस्टेंट रखते हैं और बी को वेरिएबल करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते या घटाते हैं। जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो हमारा करंट में उसमें क्या चेंजेस आएंगे, और रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट करके रखे हैं तो वो दोनों रीडिंग नोट करेंगे और नोट करने के बाद वेरीफाई करेंगे कि हमारा जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है। जिस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करेंगे और रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करके देखेंगे हमारा करंट का मान बढ़ रहा है या घट रहा है। क्योंकि हमारा ये होता है आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो हमारा करंट का मान कम होगा। तो जो दूसरा वाला केस है, आर को वेरिएबल रखेंगे और वोल्टेज को हम कांस्टेंट कर देंगे। जो पैरामीटर हमारे तीन है तो इनमें से ये तो हम ऑब्जर्व करेंगे, इसको तो चेंज कर नहीं सकते। एक में हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, दूसरे में हम वोल्टेज को चेंज करेंगे। वोल्टेज को चेंज करने से करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। दूसरे कंडीशन में रेजिस्टेंस को चेंज करने पे करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। फिर इन दोनों की वैल्यू निकलने के बाद हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ हमारा दोनों कंडीशन में लीनियर बनना चाहिए तो हमारा ओम्स लॉ वेरीफाई कर जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन के लिए हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट ले लेते हैं। एक ये वाला हमने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट ले लिया। अब ये तो हम ऑब्जर्व करेंगे तो वेरिएबल किसको करेंगे, वोल्टेज को। तो यहाँ पे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट का मान बढ़ेगा और उस टाइम पे हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, पहली कंडीशन। अगर हम वोल्टेज का मान घटाएंगे तो हमारा करंट का मान घटेगा। ये हमें प्रैक्टिकली देखना है। एक तो हमारी ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या है कि रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे और वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे, फिर करंट देखेंगे। तो रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो करंट का मान कम होगा, रेजिस्टेंस को अगर कम करेंगे तो करंट का मान ज्यादा होगा। यही दूसरे कंडीशन में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके लिए दोनों के लिए टेबल है, ठीक है। एक में हम यहाँ पे 100, 150, 200, 250, 220 सॉरी। तो ये हम यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम करंट को नोट करेंगे और करंट और वोल्टेज को V बराबर IR फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस का मान निकाल लेंगे। वैसे ही यहाँ पे हमने वोल्टेज को कांस्टेंट कर रखा है। यहाँ पे लैंप को अलग अलग 3 लैंप का कनेक्शन करेंगे और रेजिस्टेंस का मान बढ़ा के फिर करंट नोट करेंगे और फिर करंट को कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल फिर हम उसी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए सर्किट चाहिए हमें। तो सर्किट बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर ले लिया है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर से हमने रेक्टिफायर कनेक्ट कर दिया है। रेक्टिफायर में 2 पॉइंट होंगे, एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा निगेटिव। अब हमें ये 3 पैरामीटर निकालने के लिए, करंट के लिए हमें क्या चाहिए, अमीटर, और वोल्टेज के लिए क्या चाहिए हमें, वोल्टमीटर। रेजिस्टेंस के लिए हमें एक लोड चाहिए। रेजिस्टेंस कोई भी एक लोड लगाएंगे तब लोड में ही तो रेजिस्टेंस होगा। तो ये तीन चीजें हमें कनेक्ट करनी है। लोड के लिए हम लैंप को यूज कर देंगे, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर और करंट मेजरमेंट के लिए अमीटर का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वोल्टमीटर का जो कनेक्शन करते हैं हम वो पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। तो यहां से हम डीसी सप्लाई है तो पॉजिटिव के साइड वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव के साथ निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया, लैंप लोड, सिंगल लैंप का। ये 200 वाट का ले लेंगे, ठीक है। 200 वाट का लैंप ले लेंगे और लैंप के श्रेणी क्रम में हम अमीटर लगा देंगे और ये हमारा कुछ सर्किट बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव और निगेटिव अमीटर को हम श्रेणी क्रम में लैंप के कनेक्ट कर दिए। ये वाला जो सर्किट है हम इस वाले के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे हम वोल्टेज को चेंज करते हुए और रेजिस्टेंस मतलब कांस्टेंट करके रखेंगे। कांस्टेंट मतलब एक ही लैंप लगाएंगे। फिर एक में वेरिएबल रेजिस्टेंस करना है, इसमें रेजिस्टेंस को वेरिएबल करना है। उसके लिए इन 2 पॉइंट, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ए और बी के बीच में हम 3 अलग अलग लोड लगाएंगे
पहले कंडीशन में क्या करेंगे, एक लैंप के सापेक्ष ए और बी को कनेक्ट करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, इसको दोनों को सीरीज में कर देंगे, फिर लगा देंगे दो लैंप को। फिर तीसरी कंडीशन में क्या करेंगे, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके और पूरा ये लोड हम ए और बी में दूसरा लगा देंगे। इसमें हम 3 रीडिंग ले लेंगे, तीनों लैंप की कैपेसिटी 200 वाट में ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो अगर रेजिस्टेंस का मान सीरीज कनेक्शन करेंगे तो ज्यादा होगा कि पैरेलल में, सीरीज में ज्यादा होता है ना। तो अगर रेजिस्टेंस का मान हमें ज्यादा चाहिए तो हम कौन सा लैंप का कनेक्शन करेंगे, सीरीज। तो वहां पे हम लोड को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग दूसरे वाले फिगर के अकॉर्डिंग कनेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे इसकी रीडिंग नोट करेंगे। और दोनों रीडिंग नोट करने के बाद ऊपर वाले ये वाई एक्सिस में वोल्टेज और एक्स एक्सिस में हम करंट डिनोट करेंगे। और दोनों को डिनोट करने के बाद यहाँ पे इनकी वैल्यू रख के एक ग्राफ बनाएंगे जो कुछ इस प्रकार लीनियर बनना चाहिए, तो हमारा ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली कनेक्शन करते हैं। उसके बाद हमारा बोर्ड है सप्लाई का मेन बोर्ड। ठीक है, तो इसमें हमारी एसी सप्लाई आ रही है, यहाँ पे हमारी ये वाली इनकमिंग एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई को हम सेफ्टी के लिए फ्यूज लगा दिए। फ्यूज से इंडिकेटर से हमारा ये पता चलता है कि इस बोर्ड में सप्लाई आ रही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ का जो ये फ्यूज का आउटपुट है हमने यहाँ पे सॉकेट में दे दिया 16 एम्पियर का। इस सॉकेट में क्या है, हमारा एसी आउटपुट आ रहा है। इस आउटपुट के द्वारा हमने जैसे सर्किट में ऑटो ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई दिया था, तो यहाँ से हम ऑटो ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई दे देंगे। अब ऑटो ट्रांसफार्मर का 2 आउटपुट है, ये एक फेज और एक न्यूट्रल। इसका फेज और न्यूट्रल यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट दिख रहा है रेक्टिफायर का, यहाँ पे हमारा रेक्टिफायर लिखा है, यहाँ पे देखो RF लिखा है रेक्टिफायर। यहाँ पे रेक्टिफायर में AC इनपुट जाएगा और आउटपुट में हमें DC मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा रेक्टिफायर का इनपुट है जो AC में कनेक्ट होगा, तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर में इसको हम फेज में फेज और न्यूट्रल में ये कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, हम वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमने 2 टेबल देखी थी कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक में वोल्टेज को कम या ज्यादा करेंगे और एक में रेजिस्टेंस को। वोल्टेज में कम या ज्यादा करने के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू होते हुए, रेक्टिफायर के थ्रू होते हुए हमारा यहाँ पे डीसी आउटपुट आ जाएगा। अब ये वाला डीसी आउटपुट एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, ये दोनों डीसी आउटपुट रहेगा। इसको हम मीटर्स में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे मीटर है, तो हम पहले एक लैंप को कनेक्ट करके यूज करेंगे, एक लैंप को कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज को कम और ज्यादा करेंगे। उस कंडीशन में हम ये वाला मीटर यूज करेंगे 1 एम्पियर रेंज वाला, क्योंकि हमारा एक 200 वाट का हम लैंप यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम 1 एम्पियर रेंज वाला मीटर यूज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से वोल्टेज कम या ज्यादा करके हम इसको देखेंगे। यहाँ पे अमीटर कनेक्ट करेंगे करंट मेजरमेंट करने के लिए, और वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे, ये वाला वोल्टेज मेजरमेंट कर लेंगे। अब इस वाले अमीटर के ये 2 टर्मिनल हैं, इस वाले के ये 2 टर्मिनल है, तो ये वाला यूज करेंगे, तो ये वाले दोनों यूज करेंगे। और वोल्ट मीटर के ये दोनों हैं, तो ये दोनों यूज करेंगे। और उसके बाद लोड देने के लिए हमारा ये लैंप लोड है, इसमें 3 लैंप हमने लगा दिए। हम पहले सर्किट के अकॉर्डिंग एक लैंप को कनेक्शन देंगे, तीनों में से किसी में भी एक में हम कनेक्शन दे देंगे। उसके बाद हम वोल्टेज को बढ़ा के रीडिंग नोट कर लेंगे। टेबल बनाए हो ना, पेपर और पेन, टेबल ओपन कर लो जिसने भी बनाई हो टेबल। ठीक है, अब हम कनेक्शन देते हैं। तो हमारा यहाँ से रेक्टिफायर तक तो कनेक्शन हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू। ये हमारा मेन सप्लाई है ऑटो ट्रांसफार्मर में। ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट रेक्टिफायर का इनपुट हो गया, रेक्टिफायर का आउटपुट यहाँ पे डीसी आउटपुट हो गया। अब डीसी आउटपुट में हमें क्या करना था, सबसे पहले डीसी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच में हमें एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना था। तो हम यहाँ से वायर के टुकड़े लेंगे और पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे। वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में कनेक्शन होता है वोल्ट मीटर का, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और निगेटिव के साथ निगेटिव। तो यहां से हम डीसी सप्लाई का पॉजिटिव पॉइंट के साथ ये वाले वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिए, और इसके निगेटिव टर्मिनल के साथ हम यहां से एक ब्लैक वायर लेके निगेटिव से कनेक्ट कर दिए। सर्किट के अकॉर्डिंग हमारा वोल्ट मीटर का कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब वोल्ट मीटर हमारा यहाँ पे अगर यहाँ देखें तो ये हमारा MI टाइप का है, MI टाइप का वोल्ट मीटर है, तो जिसमें AC या DC दोनों का करंट सप्लाई हम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव, निगेटिव को निगेटिव में हमने वोल्ट मीटर का कनेक्शन दे दिया। अब हमारा जो सर्किट के अकॉर्डिंग कनेक्शन देखेंगे तो पॉजिटिव वाले पॉइंट से हमारा अमीटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट में कनेक्ट था, और अमीटर का जो निगेटिव वाला पॉइंट था वो हमारे लैंप के साथ कनेक्ट था।
तो एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे, और इधर इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वोल्ट मीटर के एक वायर यहां से कनेक्ट कर लेंगे, और इसको हम अमीटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। यहां से हमने एक वायर अमीटर के पॉजिटिव पॉइंट में, यहां से एक वायर हमने कनेक्ट कर दी। अब अमीटर का जो निगेटिव वाला टर्मिनल है वो लैंप लोड के पॉजिटिव वाले टर्मिनल में जाएगा, जैसा कि हमने सर्किट में देखा था। तो यहाँ पे हमारा लैंप लोड है, लैंप लोड को हम कनेक्शन देके साइड में रख लेते हैं, ताकि अगर लैंप ग्लो होगा तो हमारा मीटर की रीडिंग सही से नहीं दिखेगी, तो इसको साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक वायर लेंगे, एक ब्लैक वायर और ले आओ बड़ा सा। अब यहाँ पे अमीटर का पॉजिटिव पॉइंट हमारा वोल्ट मीटर से कनेक्ट हो गया। अमीटर सीरीज में लगाएंगे तो अमीटर का जो निगेटिव पॉइंट होगा वो हमारे लोड के पॉजिटिव वाले पॉइंट में जाएगा। अब लोड में हम इसमें सेंटर वाला बल्ब यूज करते हैं, तो सेंटर वाले बल्ब के पॉजिटिव वाले पॉइंट में यहाँ पे हमने कनेक्शन दे दिया। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारा जो वोल्ट मीटर का निगेटिव वाला टर्मिनल है वो हमारे लैंप लोड के निगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे लैंप लोड का निगेटिव टर्मिनल और इसके साथ हम वोल्ट मीटर के निगेटिव टर्मिनल को जोड़ देंगे। सर्किट के अकॉर्डिंग हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। एक बार कनेक्शन पूरा ओवरऑल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे एसी इनपुट है, एसी इनपुट को हम ले जाके ऑटो ट्रांसफार्मर में सप्लाई दे दिए। ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज को अप या डाउन करेगा। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट हमारा रेक्टिफायर के इनपुट में गया और रेक्टिफायर हमारा एसी को डीसी में कर देता है। तो यहाँ से हमारा डीसी आउटपुट आ गया। अब डीसी आउटपुट के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट के अक्रॉस हमें वोल्ट मीटर लगाना है। तो यहाँ से पॉजिटिव वायर के बीच में एक ये वोल्ट मीटर में कनेक्ट हो गया, निगेटिव वायर हमारा ये वोल्ट मीटर के निगेटिव में कनेक्ट हो गया। तो वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया। अब हम सर्किट में देखे थे कि वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है वो अमीटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट में गया था। तो ये वाली हम वायर एक देख रहे हैं ना, ये वाली वायर यहाँ से कनेक्ट कर दिया हमने अमीटर के पॉजिटिव। अमीटर का जो निगेटिव वाला पॉइंट है ये वाला, ये हमारा जाके लैंप के फेज वाले पॉइंट में या पॉजिटिव वाले पॉइंट में कनेक्ट होगा। तो यहाँ से हमने दे दिया रेड वायर और ये हमने पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। लैंप लोड का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको हम ले जाके यहाँ से हम यहाँ पे वोल्ट मीटर के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और सर्किट के अकॉर्डिंग हमने पूरा कनेक्शन कर दिया। अब टेबल के अकॉर्डिंग हम इसमें रीडिंग नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमें वोल्ट मीटर में हमने पहले रीडिंग 100 वोल्ट में रखी थी कि नहीं। तो अब हम यहाँ से सप्लाई चालू करेंगे। सबसे पहले इसको 0 में सेट करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर को। जब भी सप्लाई चालू करें ऑटो ट्रांसफार्मर को हमेशा 0 में सेट कर लिया। 0 में सेट कर दिया हमने। 0 में सेट करने के बाद यहाँ से हम सप्लाई चालू कर देंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर का इंडिकेटर चालू हो गया, मतलब इसमें सप्लाई आ गई। अब यहाँ से रेक्टिफायर के थ्रू यहाँ पे हमारा आउटपुट पहुंच रहा है। अब हम इसको 100 सबसे पहले रीडिंग 100 में सेट की थी ना, तो देखेंगे वोल्ट मीटर में 100 में कब आ रहा है। तो हम इससे यहाँ से इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे। अब हमारा 100 वोल्ट में आ गया। वोल्ट मीटर में हमारी रीडिंग 100 दिखा रही। तो 100 दिखा रही तो हम यहाँ पे अमीटर में देखेंगे हमारी रीडिंग कितना दिखा रही है, 4.5 मतलब 4.44 दिख रहा। तो यहाँ पे लिखो 4.44 एम्पियर यहाँ पे दिख रहा है ना रीडिंग इसका। वोल्ट मीटर में 100 हमने लिखा था, अमीटर की लिखो 0.44। टेबल जो बनाई है उसमें लिखो अमीटर में लिखो 0.44। 4 पॉइंट नहीं, ओनली 0.44। अब फिर उसके बाद हमारी दूसरी रीडिंग जो आएगी वो कितने में आएगी, दूसरी रीडिंग 150। हमने वोल्ट मीटर से इसको 150 में रख दिया ये रीडिंग। तो अब यहाँ पे ये कितने एमपी, यहाँ पे हमने 150 सेट कर दिया वोल्ट मीटर के थ्रू। अब देखो यहाँ पे करंट कितनी दिख रही है, 6 से 1 पॉइंट कम है। तो 0.59 हुआ, लिखो 0.59। अगला हम इसको कितने में सेट करेंगे, 200।
200 में कर दिए। अब बताओ रीडिंग क्या आ रही? जल जाओ तो जी सर 6.2 के समथिंग 6.2 आ रही है एम्पियर में, लिखो। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी करंट का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अब हम कितने में कर देंगे लास्ट रीडिंग? 220 था ना, तो हमारा कितना हो गया? हो गया सर 220 समथिंग हो गया। अब 220 कर दिए तो हमारी यहाँ पे रीडिंग आ गई है 6.64। 0.64। अब जैसे जैसे हमने वोल्टेज का मान बढ़ाया वैसे वैसे हमारी करंट का मान भी बढ़ रहा है। अब वोल्टेज और करंट हमें पता चल गया तो हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे V बराबर IR में पुट करके। ठीक है, तो हमारा वोल्टेज को वेरी किया, रेजिस्टेंस को फिक्स किया, क्योंकि लैंप हमारा एक ही है। रेजिस्टेंस को फिक्स किया और वोल्टेज को वेरी करके हमने एक रीडिंग निकाल ली। अब दूसरे में क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे और वोल्टेज को फिक्स रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी रीडिंग मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरी रीडिंग कर लेते हैं। अब हमने वोल्टेज को वेरिएबल करके रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करके हमने करंट की रीडिंग ले ली। अब हम क्या करेंगे? इसमें हम रेजिस्टेंस को 3 लोड लिए, 1 2 3, तो एक में एक वाला कनेक्ट करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे? दोनों को सीरीज में कर देंगे, और तीसरे में क्या करेंगे? तीनों को सीरीज में कर देंगे। तो हमारी 3 रीडिंग आ जाएंगी। एक में एक लैंप जलेगा, दूसरे में 2 लैंप जलेंगे और तीसरे कंडीशन में हमारे 3 लैंप जलेंगे। तो उस टाइम पे हमारा रेजिस्टेंस का तीनों का मान अलग अलग हो जाएगा। तो और वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखेंगे 220 में, जैसा कि हमने टेबल बनाया था। तो 220 वोल्ट यहां से सेट कर देंगे, इसमें हम वोल्टेज देखेंगे 220 हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद पहली कंडीशन में 1 लैंप, दूसरी कंडीशन में 2 लैंप, तीसरी कंडीशन में 3 लैंप, और तीनों की रीडिंग नोट करने के बाद उसको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फिर हम स्लोप बनाएंगे कि हमारा जो ग्राफ होता है लीनियर है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1 एम्पियर रेंज वाला मीटर यूज किया था क्योंकि हमने उस टाइम पे लैंप लोड 1 लगाया था। अब यहाँ पे हमें लैंप लोड 3 लगाने हैं, तो 3 लगाने हैं, तो जो हमारी करंट का मान है वो बढ़ेगा, पहले के कंपेरिजन में बढ़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 5 वाला, ये वाला हम इसको 5 एम्पियर का मीटर यूज करेंगे। तो अभी जो हमारे ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को हम रिप्लेस करके यहाँ पे लगा देंगे। तो ये वाला पॉइंट हमने इसके ब्लैक में लगा दिया और ये वाला पॉइंट हम इसके रेड में लगा दिए। ठीक है, 5 एम्पियर वाले में लगा दिए। अब क्या करेंगे? यहां से हम 220 वोल्ट सप्लाई देंगे और इसको एक लैंप के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसका पॉजिटिव पॉइंट इसके लैंप के इसमें और इसका निगेटिव पॉइंट इसके लैंप में हमने लगा दिया। अब लगा देने के बाद यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे। सप्लाई ऑन करने के बाद मीटर में यहाँ पे हमें 220 वोल्ट मीटर में हमें 220 वोल्टेज को मेंटेन करना है। तो यहाँ से हम सप्लाई ऑन करने के ऑटो ट्रांसफार्मर को रोटेट करने के बाद हम यहाँ पे इसको 220 में हम फिक्स कर देंगे। हो गया सर, आ गया सर, ज्यादा हो गया। इसको हमने 220 में फिक्स कर दिया। और यहाँ पे हम करंट रेटिंग अगर देखें तो यहाँ पे हमारी करंट रेटिंग 0 और 1 के बीच में एकदम आ गई है। तो और ये 5 से 1 पॉइंट आगे है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 0.6 एम्पियर। करंट रेटिंग नोट करो, 0.6 एम्पियर। ठीक है, अब हमारा एक लैंप में हो गया। अब हम दूसरे लैंप के साथ कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ से हम वोल्टेज को एडजस्ट है, वोल्टेज को वैसे ही रखेंगे मेन सप्लाई ऑफ करके, और यहाँ पे हम एक दूसरा लैंप को श्रेणी में उसी के साथ लगा देंगे। श्रेणी में लगाएंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों का पॉजिटिव निगेटिव एक साथ शॉर्ट कर देंगे, जो निगेटिव वाला टर्मिनल था वो अगले वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे 2 लैंप सीरीज में हो गए। 2 लैंप सीरीज में हो गए तो रेजिस्टेंस का मान इंक्रीज हो गया होगा, तो करंट का मान अभी हमें ऑब्जर्व करना है। तो हम मेन सप्लाई ऑन कर देंगे। अब देखो, पहले करंट कहाँ था, अब करंट कहाँ हो गया? करंट कम गया पहले के कंपैरिजन में। पहले हमारा 0.6 के समथिंग था, अभी हमारा हो गया है 0.4। करंट कम हो गया, तो दूसरी रीडिंग लिखो 0.4 करंट की। वोल्टेज हमारा फिक्स है, उतना ही है जितना हमने फिक्स कर रखा था। ठीक है, अब हम तीसरी कंडीशन में क्या करेंगे? तीनों लैंपों को सीरीज में कर देंगे। अब देखो, पहले लैंप में हमने यहाँ पे सप्लाई करंट का मान ज्यादा था तो लैंप ज्यादा ग्लो कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अब 2 लैंप हो गए तो अब ग्लो की कंडीशन कम हो गई। ठीक है, अब हम तीसरे वाले में देखेंगे, मेन सप्लाई ऑफ करेंगे और तीसरे वाले को भी सीरीज में कर देंगे। सीरीज में करेंगे तो इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव एक साथ शॉर्ट कर देंगे और लास्ट वाले टर्मिनल से हम निगेटिव सप्लाई दे देंगे। ठीक है,
अब हम मेन सप्लाई ऑफ करेंगे, वोल्टेज को हम वैसे ही फिक्स कर रखे हैं। अब देखो फिलामेंट में फ्लक्चुएशन भी नहीं आ रहे हैं और करंट और वोल्टेज की रेटिंग फ्लक्चुएट कर रही है। देखो वोल्टेज दिखा रहा है और करंट एकदम कहाँ हो गया सर जी उठा है सर। करंट पहले 4 में था, अब कितना हो गया? पहले सबसे पहले एक लेंथ में कंडीशन में 0.6 में था हमारा करंट, फिर 0.4 में आ गया। अब देखो गौर से 0.3 के समथिंग आ गया कि नहीं? करंट का मान कम हो गया, तो लिखो करंट का वैल्यू 0.3। अब जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इनकी ग्लो की कंडीशन कम हो रही है, करंट का मान कम हो रहा है। अब इन दोनों रीडिंग से हम कैलकुलेशन करेंगे और ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, टेबल में रीडिंग नोट कर ली। इसमें क्या हमने वोल्टेज को बढ़ाया है, जैसे वोल्टेज को बढ़ाया है वैसे हमारी करंट का मान भी बढ़ रहा है। हम पहले वाले में ये प्रूव कर रहे थे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो करंट का मान भी बढ़ना चाहिए। तो देखो यहाँ से ऊपर से नीचे जाने में वोल्टेज का मान हमारा ऊपर से नीचे जाने की तरफ वोल्टेज का मान क्या हो रहा है? हमारा बढ़ रहा है। अगर ऊपर से नीचे जाने में वोल्टेज का मान हमारा बी की वैल्यू बढ़ रही, तो ऊपर से नीचे जाने में आई की वैल्यू भी तो हमारी बढ़ रही। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हमारा प्रूव हो गया। अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट का मान भी हमारा बढ़ रहा है। दूसरे वाले में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने आई का संबंध आर के साथ हमने किया है कि अगर करंट का मान बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस का मान कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां से हम देखें अगर ऊपर से नीचे जाने में करंट का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और ऊपर से नीचे जाने में रेजिस्टेंस का मान हमारा, तो ये हमारा प्रूव हो रहा है कि नहीं कि अगर रेजिस्टेंस का मान देखो, रेजिस्टेंस का मान अगर नीचे से देखो, नीचे से ऊपर जाने में कम हो रहा है। रेजिस्टेंस का मान अगर कम हो रहा है तो करंट का मान नीचे से ऊपर जाने में बढ़ रहा है, अपोजिट है। अगर इधर से एक ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो ये वाला भी कंडीशन हमारी प्रूव हो गई। तो ओम्स लॉ में क्या करते हैं हम, बी यही पढ़ते हैं, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, हमने इस रीडिंग में देख ली। दूसरा पढ़ते हैं आई 1/R। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घटेगी, करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस, ये तो यहाँ पे हमने ये दूसरे वाले टेबल में हमने प्रूव कर लिया। ऐसे हम वेरीफाई करते हैं ओम्स लॉ को।